नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। आज पाठशाला में बहुत इंटरेस्टिंग क्लासेस भी हैं, इसलिए आपकी अटेंडेंस फुल होनी चाहिए, जैसा मैं रोज कहता हूं। और ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। तो बिना वक्त गवाए क्लास लगाने की शुरुआत करते हैं। शुरू करते हैं आज की पाठशाला। सबसे पहले आपको बताएं कि पाठशाला में आज आपके लिए क्या लेकर आया हूं। पाठशाला में आज आपके लिए होगा कि यूक्रेन का मसला, यूक्रेन पर कल सुबह कितने बजे हमला होगा नहीं होगा, रूस की फौज बॉर्डर पर क्या कर रही है, बॉर्डर से टैंक पीछे हटाकर पुतिन ने क्या कोई चाल चली है, क्योंकि इंटरनेशनल दबाव बन रहा था। तो ये क्या वहां पर हो रहा है, यूक्रेन के पीछे क्यों पड़ गए हैं पावरफुल पुतिन। पूरा यूक्रेन और रशिया के बीच जो मसला चल रहा है आज आपको क्लास में विस्तार से समझाऊंगा। इसके बाद करीबियों का गांधी परिवार से मन क्यों भर गया है, इसकी चर्चा करेंगे। एक और व्यक्ति जिन्होंने कांग्रेस छोड़ दी, उनका इंटरव्यू आपको दिखाऊंगा। कांग्रेस नेता को पंजाब में आम आदमी पार्टी की लहर क्यों दिखी, यह भी आपको बताऊंगा। हर महीने पार्टी बदलने वाले नेता से आपकी मुलाकात कराऊंगा। एक व्यक्ति जो महीने भर में 3 बार पार्टी बदल ले, उससे भी आपकी मुलाकात कराऊंगा। इसके अलावा पाठशाला में आज जिक्र होगा लालू यादव के चारा घोटाले का, पूरा रिवीजन कराऊंगा। एक ऐसा चैप्टर है जो आपको देखना और समझना चाहिए, क्योंकि बिहार में लालू यादव बहुत बड़ा नाम हुआ करते थे, लेकिन कैसे एक चारा घोटाले से वो कहां से कहां आ गए और आज उनकी क्या हालत है, और वो पूरा चारा घोटाला क्या था। बहुतों को आप में से युवा पीढ़ी है तो नहीं पता होगा, वो आपको आज विस्तार से बताऊंगा, रिवीजन कराऊंगा उसका। और आखिर में गजबे, लेकिन सबसे पहले इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की क्लास। सबसे पहले रूस और यूक्रेन के उस टेंशन का चैप्टर जिसमें डिप्लोमेसी से ही वॉर को टाला जा सकता है, क्योंकि यूक्रेन तो यह मानकर चल रहा है कि 16 फरवरी को, यानी कल से रूस उस पर बॉम्ब बरसाना शुरू कर देगा। और यह बात खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति ने फेसबुक पर बताई है। लेकिन युद्ध की तारीख आ जाने के बीच ही रूस ने अचानक यूक्रेन बॉर्डर से अपने कई टैंक और सैनिकों की कुछ टुकड़ी पीछे करने का दावा किया कि मतलब हम पीछे जा रहे हैं, हमको तो युद्ध लड़ना नहीं। रशियन आर्मी क्या ये सोच समझ के कर रही है, उसका मन बदल गया है, नहीं होगा वॉर? अभी इस पर बात करूंगा, क्योंकि रशियन आर्मी के अधिकारियों के मुताबिक यूक्रेन सीमा पर तैनात दक्षिणी और पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट की सैन्य टुकड़ी अपने अपने अड्डों की तरफ लौट रही। रूस के रक्षा मंत्रालय का कहना है कि इन सैनिकों ने युद्ध अभ्यास और ट्रेनिंग एक्टिविटी पूरी कर ली। मतलब रूस ये मैसेज दे रहा है कि हम लड़ने नहीं गए थे भाई, एक ट्रेनिंग एक्टिविटी थी उसके लिए गए थे, वो पूरा हो गया, वापस आ रहे हैं। इसके बाद ये अपने बैरकों में लौट जा रहे हैं। हालांकि रूस के टैंक और सैनिकों की वापसी की तस्वीरों पर यूक्रेन को भरोसा नहीं है कि भाई ये सही में चले गए, नहीं चले गए, वापस आएंगे, क्या होगा, इस पर यूक्रेन अभी यकीन नहीं कर पा रहा। यूक्रेन कह रहा है कि जब तक सेनाएं पूरी तरह से नहीं हट जाती, वो रूस का भरोसा करेगा ही नहीं। सबसे पहले यूक्रेन के विदेश मंत्री को सुनिए, फिर आगे की बात बताऊंगा। यह विवाद यहां तक पहुंचा कैसे, हुआ क्या है, क्यों हुआ है और क्या होगा। Визнання Російською Думою так званих ЛДНР. Хочу ще раз нагадати незмінну позицію України. У разі ухвалення рішення про визнання Росія де-факто і де-юре вийде з Мінських домовленостей. अब यूक्रेन कह रहा है कि उनका एक नियम है, जो वो सुनते हैं उस पर भरोसा नहीं करते, जो वो देखते हैं उस पर ही भरोसा करते हैं। रूसी टैंक और जवानों की वापसी के बीच सवाल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मंशा का है, क्योंकि जो देश अपने पड़ोसी को 3 तरफ से घेरे बैठा है, बॉर्डर पर बड़ी तैनाती किए बैठा है, वो ऐसे ही किए बैठा है कि चलो तुम लोग एक काम करो, बॉर्डर तक घूम के आ जाना। ऐसे तो नहीं किया होगा ना भाई, अपनी सेना वो इतनी आसानी से हटा लेगा, ये यूक्रेन को विश्वास नहीं हो रहा है। इतनी हैवी मिलिट्री डिप्लॉयमेंट करने के बाद जवानों की वापसी के वीडियो जारी करके पुतिन क्या मैसेज दे रहे हैं, यह आपको जानना चाहिए कि यूक्रेन को कैसे रूस ने 3 तरफ से घेर रखा। अगर मैं आपको मैप के जरिए समझाऊं, बेलारूस
रूस और क्रीमिया। अब आप अगर इसको देखने जाएंगे, समझने जाएंगे, तो रूस यूक्रेन बॉर्डर जो है, अगर आप उस लिहाज से देखिएगा ये पूरा मसला कहां जाकर बैठता है। रूस यूक्रेन बॉर्डर जो है, रूस और जब हम यूक्रेन की बात कर रहे हैं, यूक्रेन बॉर्डर, यहां पर 1,30,000 जवान तैनात हैं। अब ये कोई मामूली संख्या तो है नहीं कि आपने 1,30,000 भेजे और उसके बाद कहा कि एक काम करो सब वापस आ जाओ। कितने टैंक हैं? 1,300 टैंक, इनकी तैनाती है। 3,700 आर्मर व्हीकल है। तो इतना सब कुछ वहां पर सिर्फ ट्रेनिंग के लिए भेज दिया, ये हो सकता है क्या? इसीलिए यूक्रेन को विश्वास नहीं हो रहा। अच्छा, मैप के जरिए अगर आपको दिखाऊं, यहां डालिए कि कहां पर कितने जवान हैं। अगर आप देखिएगा यहां आपको यूक्रेन नजर आ रहा है, ठीक है? ये यूक्रेन हो गया। रूस की घेराबंदी आपको समझा रहा हूं। रूस बॉर्डर पर, रूस और यूक्रेन के बॉर्डर पर 1,30,000 सैनिक जो तैनात हैं, उसको आप देखिए कि यहां बेलारूस है, यहां पर करीब 30,000 जवान तैनात किए गए हैं। इसके बाद आप देखिए क्लिंस्टी में 4,000 जवान वहां पर तैनात हैं। सोलोती में देखिए 4,000 जवान यहां तैनात किए गए हैं। पर्शियन ओस्की में देखिए 5,000 जवान यहां तैनात हैं। रोस्टोव में 4,000 जवान, क्रीमिया में 33,000 जवान और मोल्दोवा में 1,000 जवान। अब ये यूक्रेन को अगर आप देखिएगा तो बीच में यूक्रेन और मतलब तीनों तरफ से इसको घेरा हुआ है, तीन तरफ से आप देखिए। और इसके बाद कह रहे हैं कि हम सैनिक वापस बुला रहे हैं, तो कौन इस पर यकीन करेगा? मोल्दोवा में 1,000 जवान, क्रीमिया में जो 33,000 जवान सबसे ज्यादा क्रीमिया में मौजूद हैं। इसके अलावा अगर आप देखने जाइएगा कि बेलारूस में भी तैनाती है। SU फाइटर जो है उसको तैनात किया गया है। S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम जो भारत ने अभी लिया नहीं था, उस तक को तैनात कर दिया। और आप कह रहे हैं कि हम नहीं, लड़ना ही नहीं चाह रहे थे। ऐसी स्थिति में किसी पर कोई कैसे भरोसा करे भाई? सैन्य तैनाती के बारे में रूस भी दुनिया से कुछ छुपा नहीं रहा है, उसे किसी का डर ही नहीं है। यूक्रेन बॉर्डर पर रूस की सैन्य तैनाती की सैटेलाइट इमेजरी आई, उससे क्लियर है कि रूस ने युद्ध का पूरा बंदोबस्त किया है। अगर आप वो तस्वीर देखिए, यूक्रेन बॉर्डर के पास येलेनिया इलाके की तस्वीर है, ये सैटेलाइट तस्वीर है, ऊपर से ली गई है। रूस ने ट्रक और हथियारबंद गाड़ियों की फौज जमा की हुई है, इस तस्वीर में आप देखिए। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि जैसे किसी ने जो है वो कोड वर्ड में कोई चीज लिखी हुई है। ये सारी तैनाती है रूस की। अगली तस्वीर बेलारूस की दिखाता हूं, जहां रूस ने कई आर्मी यूनिट तैनात कर दी है। इस तस्वीर में रूस के Mi-26 हेवी लिफ्ट व्हीकल भी दिखाई दे रहे हैं, हेलीकॉप्टर भी दिखाई दे रहे हैं। Su-34 बॉम्बर्स, उनकी अगली तस्वीर में देखिए बॉर्डर के पास क्रास्नोडर की है, जहां रूस ने खतरनाक Su-34 बॉम्बर जेट तैनात किए हुए हैं। यूक्रेन बॉर्डर के पास ही रूस ने लेक डोनुजिलव के पास हेलीकॉप्टर तैनात किए हुए हैं। इतना सब ट्रेनिंग के नाम पे है, कौन यकीन करेगा बताइए? इतना सब कुछ सिर्फ ट्रेनिंग के नाम पे तो नहीं हो सकता। और ये जो इलाके की तस्वीर दिखा रहा हूं, ये दक्षिणी बॉर्डर के पास है। 3-4 सैटेलाइट इमेज जो हैं वो लगातार आपके सामने जो रखी, वो आपको बता रही है कि कैसी डिप्लॉयमेंट है। यूक्रेन के मामले में अमेरिका और ब्रिटेन तक ये कह चुके हैं कि रूस कभी भी हमला कर सकता है। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश दुनिया को रूस का डर दिखा रहे हैं, लेकिन खुद रूस की तरफ से भी इस तरह के संकेत मिले, जैसे वो यूक्रेन पर हमले के लिए तैयार बैठा है। 10 फरवरी को ही रूस ने बेलारूस के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर दी। इसमें टैंक, लड़ाकू विमान, S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम सब हिस्सा थे। ये उसकी तस्वीर दिखा रहा हूं आपको। बेलारूस के साथ रूस की मिलिट्री एक्सरसाइज 20 फरवरी तक चलेगी और इस एक्सरसाइज के वीडियो रूस ने ही जारी किए हैं। यह मिलिट्री एक्सरसाइज कम और जंग की तैयारी ज्यादा दिख रही है। अमेरिका और ब्रिटेन को डर है कि यह मिलिट्री एक्सरसाइज रूस का दिखावा है और इसी की आड़ में वो 20 फरवरी से पहले ही यूक्रेन पर हमला कर देगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैं तो एक्सरसाइज कर रहा हूं भाई, इसमें आपको डरने की क्या बात है?
फौज इकट्ठा हो गई एक्सरसाइज के नाम पर और लोगों को लग रहा है कि इसी में खेल हो जाएगा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध जैसे हालात हैं। दोनों देशों की मिलिट्री ताकत भी आपको देख लेनी चाहिए कि दोनों भिड़ेंगे तो कौन टिकेगा और कौन नहीं टिकेगा। रूस के पास 9 लाख सक्रिय सैनिक हैं, यूक्रेन के पास 2.5 लाख। मतलब कहां 9 लाख और कहां 2.5 लाख, कंपैरिजन ही नहीं है। रूस के पास 12,420 टैंक हैं, यूक्रेन के पास 2,596। यहां भी मामला बराबरी का नहीं है। रूस के पास 544 लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, यूक्रेन के पास मात्र 34। रूस के पास 1511 फाइटर जेट्स है, यूक्रेन के पास 98। अब अगर आप इसको समझने बैठिए कि सैन्य ताकत के हिसाब से तो रूस और यूक्रेन का कोई मुकाबला ही नहीं है। मतलब एक तरफ हाथी खड़ी है, दूसरी तरफ चींटी, हाथी और चींटी का मामला है। लेकिन रूस की आबादी और यूक्रेन की आबादी को देखिएगा, अगर आप रूस को देखिए और इस तरफ यूक्रेन को देखिए, आबादी देखने जाइएगा तो रूस की जो आबादी है वो करीब 14 करोड़ और यूक्रेन की आबादी 4.4 करोड़, यानी 4 करोड़ 40 लाख। रूस की जीडीपी कितनी है? 110 लाख करोड़ की जीडीपी है रूस की। कितना बड़ा देश है ये। और यूक्रेन की कितनी है? मात्र 12 लाख करोड़। कहीं दोनों बैठते ही नहीं है आमने सामने। चींटी और हाथी की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन यूक्रेन के पास फौज भले ही कम हो, उसने अपने नागरिकों को युद्ध के लिए तैयार कर लिया है। रूस के खतरे को यूक्रेन अच्छी तरह से समझता है, इसलिए वहां सेनाएं आम नागरिकों को भी ट्रेनिंग दे रही हैं। कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सब हथियार चलाना सीख रहे हैं वहां पर। मतलब यूक्रेन के अंदर एक जज्बा है। ठीक है, हम कम हैं, लेकिन जितने हैं मिलकर लड़ेंगे। यूक्रेन में रूस की आक्रामकता का जमकर विरोध हो रहा है। खतरा कितना भी बड़ा हो, यूक्रेन के लोगों को क्या हौसला बता रहा है कि उन्हें रूस और उसकी ताकत का कोई खौफ नहीं है। बूढ़ी बुजुर्ग महिला को देखिए आप। बुजुर्ग महिला जो है वो बैठकर वहां ट्रेनिंग ले रही है। ये सीखने वाली बात है। आपको तस्वीर यहां दिखाता हूं, देखिए कैसे सेना में ये लोग भर्ती नहीं हो रहे हैं। ये लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं कि अभी जरूरत पड़ जाएगी। कहां उनके पास 9 लाख की फौज है, हमारे पास 2.5 लाख है। हर नागरिक को फौजी बना दो, बंदूक चलाना सिखा दो। ये जज्बा होता है देश के लिए। ये महिला को देखिए आप, हाथ कांपते होंगे उम्र में, इस उम्र में बाल सफेद हो गया और शरीर जो है वो साथ नहीं दे रहा, लेकिन देश का साथ देने के लिए बंदूक चलाना सीख रही है। यह जज्बा है यूक्रेन के लोगों का। अच्छा, रूस की घेराबंदी के बीच अगर आप यूक्रेन को अकेला समझ रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं। यूक्रेन को अमेरिका और नाटो का समर्थन मिल रहा है। यूक्रेन से सटे सारे यूरोपियन देशों में नाटो मौजूद है। यूक्रेन से सटे 16 देश हैं जिसमें नेटो की सेना मौजूद है। अमेरिका के जवान रोमानिया पहुंच चुके हैं। जिस नेटो की बात कर रहा हूं उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। नेटो जो इसका जिक्र कर रहा हूं, NATO, इसका मतलब होता है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ का एन लिया, अटलांटिक का ए, ट्रीटी का टी और ये ऑर्गेनाइजेशन का ओ, ये है नाटो। ये दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है। नेटो के पास 35 लाख सैनिक मौजूद हैं। तो अगर आप देखिएगा कि नेटो जिसके साथ हो गया उसकी ताकत कितनी बढ़ जाती है। 1949 में दूसरे विश्व युद्ध के बाद इसका गठन किया गया। इसमें 30 देश शामिल हैं, 30 कंट्रीज। एक के पास तो इतने सैनिक नहीं होंगे ना, सबका मिलाकर है। अमेरिका सबसे बड़ा सदस्य देश है।
दुनिया भर में मौजूदगी है। सबसे ज्यादा $73 बिलियन का फंड जो है वो अमेरिका देता है। नेटो के किसी भी सदस्य देश पर कोई दूसरा देश हमला करता है तो नेटो उसका जवाब देता है। मतलब अगर आप इसमें हैं और आपको कोई घेरेगा तो इधर से भी जाएंगे। मतलब जैसे अगर इसको सरल भाषा में समझिए कि आपने 5 दोस्त बना रखे हैं, जहां आपको घेरा और आपने फोन घुमाया, पहुंचो वहां तो ये 5 लोग दोस्त पहुंचे। तो आप भले कितने कद में छोटे हो, ताकत ना हो, लेकिन 5 दोस्त आ गए तो फिर मामला सेट हो जाता है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव का कारण क्या है, अब सबसे जरूरी है इसको समझना। इतना तो बता दिए तामझाम कि इतने सैनिक हैं, ये है वो है, हो क्यों रहा है भाई? तनाव का कारण क्या है? क्या वजह है कि पुतिन किसी की परवाह किए बिना यूक्रेन पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहे हैं? इसके लिए इन दोनों देशों की हिस्ट्री का चैप्टर खोलना जरूरी है। रूस और यूक्रेन के बीच तनाव की शुरुआत 1991 में सोवियत संघ में टूट के साथ शुरू हुई। सोवियत संघ टूटा तो कई देश बने, जिसको आप यूएसएसआर कहते थे। वो जब टूटा तो कई देश बने। 1991 में ही यूक्रेन भी अलग देश बना। 2013 में यूक्रेन के राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच का विरोध शुरू हुआ। विक्टर यानुकोविच को रूस का समर्थन हासिल था। अमेरिका और ब्रिटेन विरोधियों का समर्थन कर रहे थे। विरोध के बाद विक्टर यानुकोविच को देश छोड़कर जाना पड़ा। 2014 में यूक्रेन ने यूरोपियन यूनियन के साथ डील की और यूक्रेन के इस कदम से रूस नाराज हो गया। रूस ने फरवरी 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। क्रीमिया भी दरअसल यूक्रेन का ही हिस्सा था। इस कब्जे के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कई प्रतिबंध भी लगाए। 2015 में रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौता हो गया। 2017 में यूक्रेन ने संसद में नेटो में शामिल होने का प्रस्ताव दिया, क्योंकि उसको पता था कि रूस की नजर जिस तरीके से क्रीमिया पर थी, अब उसकी नजर होगी कि पूरा यूक्रेन अपने में मिला लो। तो हमें जरूरत किसकी पड़ेगी? नेटो की पड़ेगी, नाटो की पड़ेगी। 2020 में यूक्रेन के राष्ट्रपति ने नेटो में शामिल होने का फैसला किया। मार्च 2021 में रूस की सेना ने यूक्रेन बॉर्डर पर घेरा डाला। यूक्रेन के नेटो में शामिल होने का रूस विरोध कर रहा है, क्योंकि उसको पता है कि ये तो ऐसे 2.5 लाख सैनिक वाले लोग हैं, और नेटो अगर जुड़ जाएगा तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी वाला प्रेशर तो होगा ही, साथ में सैनिक बढ़ जाएंगे, ताकत इसकी बढ़ जाएगी। रूस नेटो के साथ यूक्रेन के किसी भी तरह के संबंध के खिलाफ है। यूक्रेन के नेटो में शामिल होने का मतलब है कि रूस का दबदबा कम होगा। पुतिन को डर है कि नेटो यूक्रेन की जमीन का इस्तेमाल करके उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। रूस और यूक्रेन में युद्ध हुआ तो दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? वजह तो आपको पता चल गई। असर क्या होगा? हो यह सकता है कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए। यह भी लोग आकलन कर रहे हैं। तो मसला सिर्फ यूक्रेन और रशिया के बीच का नहीं रह जाएगा। कच्चे तेल की कीमत भी तेजी से बढ़ सकती है। नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ेंगी। दुनिया के शेयर बाजार में गिरावट होगी। कल भारत का शेयर बाजार औंधे मुंह गिर गया था, ये जब खबरें आने लगी थी कि भाई अब तो यूक्रेन पर चढ़ाई कर देगा रशिया। शेयर बाजार गिर गया। अब आज थोड़ा फिर से चढ़ा है, जब लगा कि नहीं अभी मामला रुक सकता है। जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ जाएंगी, महंगाई बढ़ जाएगी, खासकर गेहूं महंगा हो जाएगा। रूस यूक्रेन दुनिया को 29% गेहूं निर्यात करते हैं। तांबा और एल्यूमिनियम की सप्लाई प्रभावित होगी। दुनिया में राजनीतिक अस्थिरता फैलेगी। कई देश नेटो का हिस्सा बनने को मजबूर होंगे। इसी के बहाने चीन भी ताइवान पर हमला कर सकता है, जिस पर उसकी पुरानी नजर। अब भारत पर इस युद्ध का सीधा असर क्या पड़ेगा, यह भी आपको जान लेना चाहिए। रूस के साथ भारत का 60,991 करोड़ का व्यापार चलता है। यूक्रेन के साथ भारत का 19,000 करोड़ रुपए का व्यापार है। तो ये दोनों जो हैं प्रभावित होंगे। इतना ही नहीं, रूस में 14,000 से ज्यादा भारतीय रहते हैं। यूक्रेन में लगभग 20,000 भारतीय रहते हैं। उन भारतीयों पर भी संकट खड़ा हो जाएगा अगर वहां युद्ध होगा। अब भारतीय वहां बंदूक लेकर जो लड़ाई थोड़ी लड़ेंगे। तीसरा, युद्ध के हालात में व्यापार प्रभावित होगा और रूस और यूक्रेन में रहने वाले हिंदुस्तानियों पर इसका असर पड़ेगा। यानी सीधे सीधे
निष्कर्ष ये है कि ये युद्ध ना हो तभी सबके लिए अच्छा है। और संभव है कि रूस ने ये करके देखा कि भाई जरा बॉर्डर तक जाकर देखते हैं क्या हालात बनते हैं, कितना विरोध होता है, कितना लोग क्या बोलते हैं। नहीं होता, एक बार 2 कदम बढ़ के तो देखो, देखते हैं क्या होता है। नहीं होगा तो फिर धीरे धीरे कब जाएंगे। लेकिन जो प्रेशर बना है अब उससे मामला थोड़ा ठंडा पड़ सकता है, ये कहा जा रहा है। क्या होगा इस पर हमारी नजर रहेगी, आपको क्लास में बताते रहेंगे। फिलहाल पाठशाला में अब अगली क्लास का वक्त है, पॉलिटिकल साइंस की क्लास। पॉलिटिकल साइंस की क्लास में कांग्रेस का चैप्टर। क्या कांग्रेस में अब गांधी परिवार के अलावा कोई नहीं रह पाएगा? क्योंकि एक एक करके वो नेता भी पार्टी छोड़ रहे हैं जो कभी गांधी परिवार के करीब ही रहे। पंजाब चुनाव के बीच में पंजाब से कांग्रेस के नेता अश्विनी कुमार ने पार्टी छोड़ दी। अश्विनी कुमार का राजनीतिक बायोडेटा सबसे पहले देख लीजिए, ये है कौन। गांधी परिवार के करीबी माने जाते रहे, फिर भी पार्टी छोड़ दी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के करीबी थे। यूपीए सरकार में 2012-13 के दौरान कानून मंत्री थे। पंजाब से 3 बार कांग्रेस के राज्यसभा सांसद रहे। अश्विनी कुमार ने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी को इस्तीफे की चिट्ठी लिखी। इसमें कहा कि इस मामले पर विचार करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मौजूदा हालात और अपनी गरिमा को ध्यान में रखते हुए मैं पार्टी के दायरे से बाहर रहकर राष्ट्र की सेवा बेहतर ढंग से कर सकता हूं। 46 साल पार्टी से जुड़े रहने के बाद इस उम्मीद से पार्टी छोड़ रहा हूं कि मैं सक्रिय तरीके से जन सेवा कर सकूं। कांग्रेस से इस्तीफे के साथ ही अश्विनी कुमार ने जो बड़ी बातें कही, उसमें फिर सवाल किस पर खड़ा हुआ? उसी कांग्रेस नेतृत्व पर जिस पर कई बार पहले भी सवाल खड़ा हुआ। अश्विनी कुमार ने कहा कि भविष्य की लीडरशिप का जो विकल्प कांग्रेस पेश कर रही है, अब इसको आप अगर लीडरशिप भविष्य के लिए किसको पेश कर रही है कांग्रेस पार्टी, अगर आप इसको एनालाइज कीजिए तो राहुल गांधी का नाम निकल कर आता है। उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन इशारा उधर ही कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देश का मूड उसके साथ नहीं। जिस नई कांग्रेस को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है उसका भविष्य अंधकार में दिखता है। कांग्रेस लीडरशिप में अब दम नहीं है। नेतृत्व करने के लिए परिवर्तनकारी और प्रेरक नेता ही नहीं है। कांग्रेस के अंदर रहकर गांधी परिवार से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। कांग्रेस को सोचना चाहिए कि निष्ठावान लोग पार्टी धीरे धीरे क्यों छोड़ रहे हैं। कांग्रेस अब वो पार्टी नहीं रह गई जो पहले हुआ करती थी। भविष्य में कांग्रेस की भूमिका और कम हो जाएगी, यह भी उन्होंने भविष्यवाणी कर दी। आने वाले 10-12 साल में कांग्रेस का भविष्य अंधकार में ही दिखाई देता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह को जिस तरह से अपमानित करके निकाला गया, इसका नकारात्मक असर कांग्रेस पे पड़ा। पंजाब में कांग्रेस का मजाक बन गया। कभी नहीं सुना कि बीच चुनाव में सीएम पद पर लड़ाई हो रही हो जैसे पंजाब में। उन्होंने एक और भविष्यवाणी की कि पंजाब में हंग असेंबली नहीं होगी, कांग्रेस चुनाव हार रही है और आम आदमी पार्टी के पक्ष में लहर है, यह अश्विनी कुमार ने दावा किया। जब अश्विनी कुमार जी ने कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई बताइए क्या चल रहा है, एक इंटरव्यू तो दीजिए। उस इंटरव्यू में ऐसा लग रहा था कि उन्होंने दरवाजे बंद कर रखे। उन्होंने पार्टी तो छोड़ दी लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे कि खुलकर जो है वो कैसे बोले। एक बार अश्विनी कुमार जी से मेरी वो बातचीत सुनिए, फिर आगे की बात बताइए। और इस वक्त खुद अश्विनी कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। सर, 4 दशक से ज्यादा एक पार्टी को देने के बाद जब आपने उस पार्टी को छोड़ा है, पहला प्रश्न तो मन में यही आ रहा है कि आपको फोन कैसे आ रहे हैं? मतलब इंटरव्यू के लिए तो आ ही रहे होंगे, उसके अलावा फोन कैसे आ रहे हैं और दूसरे कांग्रेसी साथियों के कैसे फोन आ रहे हैं? बधाई दे रहे हैं या दुख जता रहे हैं? मैं तो अभी अपना फ़ोन ही नहीं देखा, सुबह से लेकर अभी तक आपके चैनलों पर बैठा हुआ हूँ। मगर मुझे तो ना बधाई की ज़रूरत है ना शोक संदेश की ज़रूरत है। मैंने जो ठीक समझा, उचित समझा, किया। अपने मन की भावना के मुताबिक ये कदम उठाया है। दिल तो भरा है, कोई ख़ास खुशी भी नहीं है, मगर एक तरह से मैं समझता हूँ कि मैंने
अपनी अंतरात्मा की आवाज़ का निर्वाह किया है। अश्विनी जी, वैसे थोड़ी बहुत तो आपने जानकारी दी है, लेकिन मोटे तौर पर जो लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा क्या हुआ जो इतने बीते 4 दशकों में नहीं हुआ कि आपने पार्टी को अलविदा कह दिया। एग्जैक्टली किस पॉइंट पर आपको आकर लगा कि अब आगे नहीं, और क्यों? कोई एक पॉइंट नहीं है। पिछले कई महीनों से, या मैं कहूँ कि कुछ वर्षों से, कांग्रेस का लगातार ग्राफ जो गिरता आया है, और जिस तरह से फैसले होते आए हैं, और जिस तरह से सीनियर लीडरों की अनदेखी हो रही है, वो कहीं ना कहीं वो जो नासूर फोड़े थे वो फूट पड़े। और कभी कभी, जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, टेस्ट ऑफ एंड्योरेंस की भी सीमा होती है। तो जब वो सीमा टूट जाए, जब वो बांध टूट जाए, तो फैसले लेने पर इंसान मजबूर हो जाता है। ये मेरी ज़िंदगी का एक अहम फ़ैसला है, और मैं समझता हूँ कि ये सही फ़ैसला है, क्योंकि पिछले कुछ समय से मुझे महसूस हो रहा था कि ये वो पार्टी नहीं है जिसको हमने अपनी 5 दशकों की वचनबद्धता दी है। ये पार्टी बदल रही है, और पिछले 7-8 साल में ये पार्टी बहुत तेज़ी से बदली है, और ख़ास तौर पे पिछले 2-3 सालों में और तेज़ी से बदली है। और जिस तरह का भविष्य में नेतृत्व उभारने की कोशिश कांग्रेस पार्टी कर रही है, उसका रास्ता सामने दुर्लभ है। वो साफ नज़र आ रहा है कि उस रास्ते पर चलकर ना तो कांग्रेस पार्टी अपने रोल को निभा पाएगी, और ना ही कांग्रेस जन अपने आप को सशक्त कर पाएंगे। सर, आप जो कह रहे हैं कि बीते 7-8 साल में पार्टी बहुत बदली है, और लास्ट 2-3 साल में तो और तेजी से बदली है, और जो लीडरशिप का विकल्प दिया जा रहा है उसके साथ देश का मूड नहीं है, तो वो पार्टी किसकी वजह से बदली? कोई तो लोग होंगे ना जिनकी वजह से ये अचानक से 4 दशक से जो आपका पार्टी का साथ था, जो पार्टी आप देखते थे वो नहीं रही, बदल गई। उसके पीछे कौन है? जो स्पष्ट है उसका स्पष्टीकरण नहीं देना चाहिए। मैं कभी व्यक्ति विशेष को लेकर टिप्पणी नहीं करता। इसके कई कारण हैं। नेतृत्व कांग्रेस का किसके पास है ये सबको मालूम है, फैसले कौन ले रहा है ये भी सबको मालूम है, इसलिए इस पर ज़्यादा लंबी बहस की ज़रूरत नहीं सर, मैंने आपसे ये प्रश्न इसलिए पूछा सर कि कई लोगों में ये कंफ्यूजन है, ये सवाल है लोगों के मन में कि क्या कांग्रेस लीडरशिप में भी 2 कांग्रेस चल रही है, एक सोनिया गांधी की कांग्रेस और एक राहुल गांधी की कांग्रेस। क्या अंदर ये माहौल है? कांग्रेस तो एक ही की है, अब वो अंदाजा आप लगा लीजिए। सर, आप इतने सीनियर लीडर है, इतने दिन पार्टी के साथ रहे, अब तो निकल आए, कम से कम पार्टी के भले के लिए खुलकर बता दें कि वो एक कांग्रेस किसकी है, सोनिया गांधी की कि राहुल गांधी की? पार्टी के बाहर आने के बाद पार्टी की अंदरूनी सियासत पर टिप्पणी करना मेरे लिए उचित नहीं है। जो आप मुझसे सुनना चाहते हो वो आपको भी मालूम है, आपके दर्शकों को भी मालूम है, कांग्रेस जनों को भी मालूम है, और देश को भी मालूम है। क्या मैं आपसे इसको इस तरह से पूछूं सर कि धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जो चाहते हैं उसके लिए माहौल बनाकर उनको दिया जा रहा है, तभी वो दोबारा अध्यक्ष बनेंगे, और उस माहौल को बनाने में अश्विनी कुमार भी एक बाधा थे, इसलिए आपके लिए भी, आपने कुछ कहा हो ना सुना गया, आपके लिए भी रास्ता बाहर का तय कर दिया गया? मुझे किसी ने बाहर का रास्ता नहीं दिखाया, मैंने खुद से फैसला किया है। ये कहना है कि मैं बाधा बन सकता हूँ कांग्रेस पार्टी में किसी के नेतृत्व के रास्ते में, ये तो सरासर अनुचित है। जिसके घर की पार्टी हो उसके रास्ते में कौन बाधा बन सकता है? पर राहुल गांधी कुछ लोगों को नहीं चाहते सर, ऐसी फीलिंग है कि वो वही लोग पार्टी छोड़ कर जा रहे हैं जो या तो राहुल गांधी के लिए चैलेंज थे या जो राहुल गांधी को पसंद नहीं थे। मैं तो ये नहीं कहूँगा कि वो मुझको पसंद नहीं करते, मेरा तो ये मानना नहीं है। आज के बाद हो सकता है ना पसंद करें, पर अभी तक तो मुझे ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई। तो आपको उन्होंने रोकने की कोशिश की अगर इतना पसंद करते थे तो? अरे मैंने बताया ही नहीं उनको,
मैंने सलाह ही नहीं की। क्यों नहीं की सर? और मैं तो जब भी बात करता था सोनिया जी से करता था, मैंने नहीं उचित समझा। कोई आदमी किसी को वो बात बताए जिसका किसी को पता ना हो। कोई ऐसी कांग्रेस के अंदर की स्थिति की बात नहीं है जो श्रीमती सोनिया गांधी जी को नहीं पता। वो बहुत सूझवान नेता हैं और वो भावनाएं समझती हैं, पर किसी कारण अगर वो फैसला नहीं ले पाई तो इसमें उनका कोई दोष नहीं। इसलिए मुझे उनसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। नहीं, लेकिन आप जिसे सर किसी कारण कह रहे हैं, आपके मन में एक बार भी ये ख्याल आया, क्योंकि हाल में जितने लोगों ने पार्टी छोड़ी सबके लिए कहा गया कि डरपोक लोग हैं, ये संघ और बीजेपी के सामने जो है कमजोर पड़ गए, इसलिए छोड़ छोड़ कर चले गए, इनके लिए दरवाजे खुले हैं। आपके मन में कभी ख्याल आया कि मैं भी छोड़ूंगा तो मुझे भी यही सब सुनना पड़ेगा? बहुत खुशी से सुनाए, मैं खुशी से सुनूंगा। वो है ना, महफिल की नज़र ही मैज़ान है, तोल आप ना अपने को मुल्ला। महफिल की नज़र यानी दुनिया की नज़र ही सब जानती है। महफिल की नज़र ही मैज़ान है, तोल आप ना अपने को मुल्ला। जिस दाम बिके जो चीज़ वही उस चीज़ की कीमत होती है। मेरे को 50 साल के राजनीतिक जीवन में सारा भारत जानता है, दुनिया जानती है मैं क्या हूँ। मुझे किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। अभी जो बातें आपके लिए कही जा रही हैं सर, मैं अगर थोड़ा आपको बताऊं कि पार्टी के लिए कितने वफादार थे अश्विनी जी की, बताइए। 5 दिन पहले चुनाव से इन्होंने पार्टी छोड़ दी और पार्टी अध्यक्ष को बताना भी जरूरी नहीं समझा। यह पहली बात निकल कर आ रही है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर उनकी ये परिभाषा है लॉयल्टी की या डिसलॉयल्टी की तो उन्हें मुबारक, उनकी सोच उन्हें मुबारक। मेरा फैसला आपको मुबारक और मुझे मुबारक। अश्विनी कुमार जी जो बातें कह रहे थे उसमें मोटे तौर पर उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस पार्टी जो है उसके अंदर सब कुछ जो है वो राहुल गांधी के हिसाब से चल रहा है। सोनिया गांधी सब देख रही हैं, समझ रही हैं। मैंने उनसे ये भी पूछा था कि अगर वो सब कुछ देख रही हैं और समझ नहीं रही, समझते हुए भी कुछ नहीं कर रही हैं, तो इसको सरल भाषा में क्या पुत्रमोह कहते हैं क्या? तो उन्होंने कहा जो आप कह रहे हैं या कहना चाह रहे हैं वो मुझसे क्यों बुलवाना चाह रहे हैं, जो आप समझ रहे हैं वो मुझसे क्यों बुलवाना चाह रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी एक परिवार में कैसे फंसी हुई है, सोनिया गांधी जो है वो कैसे पुत्र मोह में फंसी हुई है, ये अश्विनी जी स्पष्ट करके चले गए। बहुत कुछ उन्होंने खुलकर नहीं बोला, लेकिन जो कह रहे थे उसमें क्लियरली दिख रहा था। उन्होंने कहा ना भाई कि भाई जिसके खुद के परिवार की पार्टी हो उसके लिए कोई क्या बाधा खड़ी कर सकता है। हालांकि अभी उन्होंने ये नहीं बताया कि वो किस पार्टी में जाएंगे। हो सकता है 10 मार्च का इंतजार कर रहे हैं, जिधर दिखेगी हवा उधर बहेंगे। लेकिन कांग्रेस में सिर्फ क्या गांधी परिवार ही बचेगा? अब तक कितने नेताओं ने पार्टी छोड़ दी आप देखिए। अश्विनी कुमार तो लेटेस्ट हैं, पंजाब से थे, छोड़ के चले गए। आरपीएन सिंह यूपी से छोड़ के चले गए, ये भी बहुत करीबी थे गांधी परिवार के, राहुल गांधी के। जितिन प्रसाद यूपी में छोड़ के चले गए। ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश से थे, चले गए, आज मंत्री हैं। अशोक तंवर हरियाणा के नेता। ललितेश पति त्रिपाठी यूपी से। लुइजिनो फ्लोरिया गोवा में मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने छोड़ दी पार्टी। कीर्ति आजाद बिहार में, सुष्मिता देव असम में, अभिजीत मुखर्जी बंगाल में, हेमंत बिस्व शर्मा, लंबी लिस्ट है। सब छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं कि और जो अश्विनी जी कह रहे हैं कि फर्क नहीं पड़ रहा। कैसे कांग्रेस ने उसके नेता किनारे या तो लगा दिए गए या वो किनारा कर रहे हैं, कैसे नेता पार्टी छोड़ रहे हैं, इसके आंकड़े भी बहुत दिलचस्प हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर के मुताबिक साल 2016 से 2016 से लेकर 2020 के बीच में यानी करीब 4-5 साल में जो पार्टी बदलने वाले विधायक थे, पार्टी बदलने वाले विधायक जिन्होंने इन 4-5 सालों में अपनी अपनी पार्टी छोड़ी, वो किसी के भी हों, उसमें से 42% वो किस पार्टी के थे? कांग्रेस के।
मतलब अगर 10 लोगों ने अपनी पार्टी छोड़ी होगी, अलग अलग पार्टी की, उसमें से 4 लोग कांग्रेस पार्टी के थे जो छोड़ के चले गए। और बीजेपी के कितने थे? मात्र 4%, ओनली 4%। 4 साल में 170 कांग्रेस विधायकों ने पार्टी छोड़ी, 170। सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है। और जब यह नहीं तय किया जा सक रहा है कि क्या जवाब दिया जाए कि इतने लोग छोड़ छोड़ के क्यों जा रहे हैं, तो उसका ठीकरा फोड़ दिया जाता है, ये लोग डरपोक है, जा रहे हैं जानते। और इन्हीं 4 सालों में ये कांग्रेस के विधायक थे जिन्होंने पार्टी छोड़ी। इन्हीं 4 सालों में बीजेपी के मात्र 18 विधायक थे जिन्होंने पार्टी छोड़ी। देख रहे हैं आप फर्क। लेकिन अश्विनी कुमार जैसे नेताओं पर भी सवाल है जो चुनाव के बीच पार्टियां छोड़ते हैं। पंजाब में 5 दिन बाद वोटिंग है, वोटिंग से ठीक पहले ही पार्टी क्यों छोड़ी? 5 दिन रुक जाने में क्या दिक्कत हो जाती? अमरिंदर सिंह को कांग्रेस छोड़े हुए 5 महीने हो गए। अश्विनी कुमार को अगर लग रहा था कि अमरिंदर सिंह को अपमानित किया गया तो पहले छोड़ देते। 5 महीने चुप क्यों थे? कांग्रेस लीडरशिप पर अश्विनी कुमार ने गंभीर सवाल उठाए, लेकिन जब G23 बोल रहा था तो अश्विनी कुमार सोनिया गांधी का बचाव कर रहे थे और कह रहे थे कि पार्टी को एकजुट होने की जरूरत है। अश्विनी कुमार ने तब कहा था कि जिन मुद्दों को संबोधित करने की जरूरत है उसे सोनिया गांधी ही एड्रेस कर सकती हैं, और आज आपने बिना किसी से चर्चा किए सीधा इस्तीफा दे दिया। पार्टी के नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। पंजाब में तो एक नेता ऐसे हैं जिन्होंने दल बदल में रिकॉर्ड बना दिया। ये नेता है बलविंदर सिंह लड्डी, जो पिछली बार गुरदासपुर जिले की हरगोविंदपुर सीट से कांग्रेस के टिकट पर जीते। इस बार इन भाई साहब ने चुनाव से पहले 45 दिन में 3 बार पार्टी बदली। मतलब इनका जो ड्राइवर होगा वो गाड़ी निकालो जरा बाहर जाएंगे तो पूछता होगा कि सर आज किस पार्टी का झंडा आगे लगा के निकलना है, बता दीजिए। क्या पता अंदर से फोन करके किस पार्टी में, बेचारे को क्या पता। ये कांग्रेस के विधायक थे। 28 दिसंबर को कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की। 3 जनवरी को बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए। तस्वीर भी दिखा रहा हूं आपको। यह 28 दिसंबर की तारीख है। तब ये कांग्रेस से बीजेपी में गए भाई साहब। उसके बाद 3 जनवरी आई, मतलब न्यू ईयर इन्होंने मनाया बीजेपी के दोस्तों के साथ। हैप्पी न्यू ईयर फोन किया बीजेपी वालों को, और 3 जनवरी को फिर कांग्रेस में वापस चले गए। और इसमें चन्नी साहब दिख रहे हैं साथ। मतलब छोटे मोटे नेता नहीं है, चन्नी जी ने ज्वाइन करवा लिया फिर से कि आओ कांग्रेस में। नया साल, पुराने दोस्त, नए वालों को छोड़ दो। आ गए 3 जनवरी को। फिर 11 फरवरी को कांग्रेस छोड़कर फिर बीजेपी में चले गए। वैलेंटाइन डे आया तो इन्होंने लाल फूल जो है वो बीजेपी को दे दिया और इनको फिर भर्ती करा लिया गया। तो ये भाई साहब कितने दिन कहां रहते हैं कोई हिसाब ही नहीं है। अच्छा, लड्डी की कहानी सुनकर आप समझ जाएंगे कि राजनीति कैसे होती है। जब कांग्रेस में कैप्टन और सिद्धू की खींचतान चल रही थी, लड्डी ने कहा कि प्रताप सिंह बाजवा अगले सीएम हो सकते हैं। बाजवा को अगला सीएम बताने पर जब कैप्टन ने लड्डी से संपर्क किया तो लड्डी बाजवा कैंप को छोड़कर कैप्टन के साथ आ गए। लेकिन जब कांग्रेस ने अमरिंदर सिंह को हटा दिया तो लड्डी ने तुरंत अपने साथी विधायक फतेह सिंह बाजवा के साथ सिद्धू कैंप को ज्वाइन कर लिया। सिद्धू की रैलियों के आयोजक बन गए। इसके बाद लड्डी और फतेह सिंह बाजवा ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। बाजवा को बीजेपी ने टिकट दे दिया, लेकिन लड्डी को कुछ दिनों तक टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो उन्होंने वापस कांग्रेस ज्वाइन कर ली। लड्डी ने सीएम चन्नी से फोन पर बात करने के बाद कांग्रेस ज्वाइन की। उन्हें कांग्रेस में फिर से शामिल करने के लिए खुद सीएम चन्नी आए थे, जो अभी फोटो दिखाया। लेकिन जब 11 फरवरी तक कांग्रेस ने भी लड्डी को टिकट नहीं दिया और हरगोविंदपुर से उनकी जगह मनदीप सिंह को टिकट दे दिया तो लड्डी दोबारा बीजेपी में चले गए। मतलब गजब चल रहा है। कब कहां है कोई हिसाब ही नहीं है। यह पॉलिटिक्स इस देश में चल रही है। पॉलिटिकल साइंस की क्लास में अब लालू यादव के चारा घोटाले का चैप्टर खोलते हैं। आज चारा घोटाले के 5वें केस में लालू प्रसाद यादव पर फैसला आ गया। उन्हें डोरंडा केस में दोषी ठहराया गया है। 21 फरवरी को सजा सुनाई जाएगी और कैसे लालू प्रसाद यादव, जो बड़े नेता, अर्श से फर्श पर आ गए, उसे आपको तस्वीरों में देखना चाहिए। एक वक्त था जब लालू यादव पावर में थे, चेहरा चमकता था, पास से मिल लीजिए तो गाल लाल लाल दिखते थे जैसे टमाटर हो। आज वो जेल में है, चेहरा मुरझा गया है।
तबीयत नासाज रह रही है, पकड़कर चलना पड़ता है। ये लालू यादव का ग्राफ नीचे गया है। लालू प्रसाद को चारा घोटाले के जिस 5वें केस में कोर्ट ने दोषी माना वो डोरंडा ट्रेजरी से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये 9 फरवरी की आपको तस्वीर दिखा रहा हूं और ये लालू यादव की तस्वीर है। और मैं बिहार से हूं, मैंने लालू यादव को कवर किया है, वहां रिपोर्टिंग की है, उनको करीब से देखा है, उनका रौला देखा है। हमारे यहां बिहार में रौला कहते हैं, जलवा। लालू यादव जब चलते थे, जो ऐसे बोलते थे, वो जलवा होता था। और आज लालू यादव के जो ये गाल आपको दिख रहे हैं, ये लाल गाल होते थे। उनका बयान जो है वो बहुत चर्चित हुआ था कि बिहार की सड़कें हेमा मालिनी के गाल की तरह बना दो। तो ये लालू यादव पुराने वाले, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी उम्र नहीं हुई है, उम्र तो हुई होगी भाई, उम्र तो कई नेताओं की हो रही है, लेकिन पावर, नेताओं के जो चेहरे पर लालिमा होती है ना, वो पावर की होती है, वो उम्र से घटती बढ़ती नहीं। अभी पावर में देखिए, दोबारा आ जाएं, केसेस हट जाएं, उसके बाद देखिए कैसे चमचमाएगा चेहरा। ये पुरानी तस्वीर दिखा। अब जरा आपको दिखाता हूं, बताता हूं कि आज जिस मामले में फैसला आया, डोरंडा ट्रेजरी चारा घोटाले के 53 केस में सबसे बड़ा केस है। डोरंडा ट्रेजरी से ही सबसे ज्यादा 139.5 करोड़ रुपए निकाले गए थे और इसी केस में सबसे ज्यादा 170 आरोपी भी बने थे। 2005 में डोरंडा केस में सीबीआई ने चार्जशीट फाइल की। 170 आरोपियों में 55 आरोपियों की ट्रायल के दौरान मौत हो गई। इतना लंबा यह मामला चला। इस केस में 99 आरोपियों के खिलाफ ट्रायल हुआ, जिसमें 24 बरी भी हो गए। चारा घोटाले में इस केस में पहले लालू प्रसाद को जिन 4 केस में दोषी करार दिया गया था, वो भी आपको बताता हूं। सबसे पहले 2013 में लालू को चाईबासा ट्रेजरी केस में दोषी ठहराया गया था और 5 साल की सजा सुनाई गई थी। यह 37 करोड़ 70 लाख रुपए की अवैध निकासी का मामला था और इसी केस में सजा के बाद लालू प्रसाद यादव की संसद सदस्यता चली गई थी और वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो गए थे। लालू यादव को दूसरी बार 2017 में देवगढ़ ट्रेजरी केस में दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने उन्हें 3.5 साल की सजा सुनाई थी। देवगढ़ ट्रेजरी के इस केस में 89,87,27,000 रुपए की अवैध निकासी हुई। फिर लालू प्रसाद यादव को तीसरी बार 2018 में चाईबासा ट्रेजरी के दूसरे केस में दोषी ठहराया गया और 5 साल की सजा सुनाई गई। चाईबासा ट्रेजरी के इस केस में 33 करोड़ 13 लाख रुपए की अवैध निकासी हुई। लालू प्रसाद को चौथी बार 2018 में ही दुमका ट्रेजरी केस में दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने 2 अलग अलग धाराओं में 7-7 साल की सजा सुनाई और 60 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। दुमका ट्रेजरी के इस केस में 3 करोड़ 76 लाख रुपए की अवैध निकासी का मामला था। चारा घोटाले को आसान तरीके से समझें तो यह बिहार के सरकारी खजाने से अवैध तरीके से पैसा निकालने का मामला है। वहां के पशुपालन विभाग के अधिकारियों और ठेकेदारों ने राजनीतिक मिलीभगत से सरकारी खजाने से करोड़ों की रकम निकाली। सबसे पहले 1994 में बिहार पुलिस ने राज्य के कई कोषागारों में फर्जी बिल के जरिए करोड़ों की अवैध निकासी के केस दर्ज किए। सरकारी कोषागारों और पशुपालन विभाग के कर्मचारी भी गिरफ्तार किए गए। ठेकेदारों और सप्लायर्स को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन राजनीतिक हंगामे के बीच इस केस की जांच सीबीआई से कराई गई। सीबीआई ने जब केस की जांच शुरू की तो यह बताया कि यह मामूली केस नहीं है, इसमें राजनीतिक पार्टी के लिंक है भाई। तब बिहार में लालू प्रसाद का राज हुआ करता था। सीबीआई ने बताया कि इस घोटाले में आरोपियों के कनेक्शन तत्कालीन सत्ताधारी दल के बड़े नेताओं से हैं और इस बात के भी सबूत मिले कि चारा घोटाले में अवैध कमाई का हिस्सा नेताओं के पास भी गया। सीबीआई ने यह भी कहा था कि उसके पास सबूत है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री को न सिर्फ कोषागारों से अवैध निकासी की जानकारी थी, बल्कि कई बार वित्त मंत्रालय के इंचार्ज के तौर पर खुद इस अवैध निकासी की परमिशन दी थी। धीरे धीरे जब यह मामला खुला और बड़ी जांच हुई तो पता चला कि सालों से घोटाला चल रहा था और यह 1-2 करोड़ का नहीं, 900 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला था। और वो घोटाला बढ़ते बढ़ते यहां पहुंचा कि आज लालू यादव को एक के बाद एक इन केसेस में दोषी ठहराया जा रहा है, सजाएं हो रही हैं और लालू यादव जो बिहार की राजनीति में बिल्कुल चमक रहे थे, आज वो किस अंधकार में, कहां हैं, देश की पॉलिटिक्स से दूर हैं, गायब हैं, उस चारा घोटाले की वजह से।
क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं बचा। पाठशाला में आज के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। आज के लिए इजाजत दीजिए। अच्छे कर्म कीजिए।